दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स की एक एनिमेटेड मूवी के बारे में जिसका टाइटल है एक तरह से सेविंग विंकिंग बॉटम नाम की इस एक तरह से मूवी के बारे में। दोस्तों इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो हमें पहले भी देखने को मिल चुके हैं और बहुत बेहतरीन इनकी मूवी हमें देखने को मिलने वाली है 2 अगस्त को नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम उसी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं, उसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग और परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं वो आप तक पहुंचते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं। सेविंग बिकिनी बॉटम द सैंडी चीक्स मूवी एक आगामी अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो स्टीफन हिलनबर्ग द्वारा निर्मित एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला स्पंजबॉब स्क्वायरपेंट्स पर आधारित है। लिजा जॉनसन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में श्रृंखला के नियमित वॉयस कास्ट है और इसमें जॉनी नॉक्सविले, क्रेग रॉबिन्सन, ग्रे डेलिस्ले, इलिया इसोरेलिस पॉलिनो, मैटी कार्डारोपल और वांडा साइक्स द्वारा निभाए गए नए किरदार, लाइव एक्शन और एनिमेटेड दोनों शामिल है। कहानी सैंडी और स्पंजबॉब पर आधारित है जो बिकिनी बॉटम को एक बुरे सीईओ के हाथों से बचाने के लिए सैंडी के गृह राज्य टेक्सास जाते हैं। यह स्पंजबॉब कैरेक्टर स्पिन फिल्मों की श्रृंखला की पहली फिल्म है। फिल्म की पटकथा टॉम स्टर्न और काज ने लिखी थी, जिनमें से काज ने कहानी भी लिखी थी। इसे पहली बार द स्पंजबॉब मूवी स्पंज ऑन द रन 2020 के लिए विचारों के लिए पिचिंग सत्र के दौरान कल्पना की गई थी। मार्च 2020 में वायाकॉम सीबीएस ने घोषणा की कि वह स्ट्रीमिंग टेलीविजन के लिए स्पंजबॉब स्पिन फिल्मों का निर्माण करेगा। मई 2021 में सैंडी के किरदार को मुख्य भूमिका में दिखाने वाली एक स्पिन फिल्म की घोषणा की गई जिसमें जॉनसन, काज और स्टर्न सभी शामिल थे। एनिमेशन सेवाएं ओंटारियो, कनाडा में पाइपलाइन स्टूडियो द्वारा प्रदान की गई और मोनिकर ने मूल स्कोर तैयार किया। रिलीज से पहले पूरी फिल्म 21 जनवरी 2024 को एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड के रूप में लीक हो गई थी। सेविंग बिकिनी बॉटम द सैंडी चीक्स मूवी 2 अगस्त 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। आधार: जब बिकिनी बॉटम को अचानक समुद्र से बाहर निकाला जाता है तो सैंडी चीक्स और स्पंजबॉब स्क्वेयरपेंट्स सैंडी के गृह राज्य टेक्सास की यात्रा करते हैं, जहां वे सैंडी के परिवार से मिलते हैं और उन्हें बिकिनी बॉटम को एक दुष्ट सीईओ के हाथों से बचाना होता है। रालना मुख्य लेख: स्पंजबॉब स्क्वेयरपेंट्स पात्रों की सूची। कैरोलिन लॉरेंस सैंडी चीक्स के रूप में 2, टॉम केनी स्पंजबॉब स्क्वेयरपेंट्स के रूप में 2, क्लैंसी ब्राउन मिस्टर क्रैब्स के रूप में 2, पैट्रिक स्टार के रूप में बिल फागेरबके 2, रॉजर बम्पास स्क्विडवर्ड टेंटेकल्स के रूप में 2, श्री लॉरेंस प्लैंकटन के रूप में 2, जॉनी नॉक्सविले रैंडी चीक्स के रूप में 2, क्रेग रॉबिन्सन पा चीक्स के रूप में 2, ग्रे डेलिस्ले मा चीक्स, ग्रैनी चीक्स, राउडी चीक्स और रोजी चीक्स के रूप में 2, फोएबे के रूप में इलिया इसोरेलिस पॉलिनो 2, मैटी कार्डारोप्ले काइल के रूप में 2, वांडा साइक्स सुनामी के रूप में 2। उत्पादन, संकल्पना और विकास। कार्यकारी निर्माता मार्क सेकेरेली ने द स्पंजबॉब मूवी स्पंज ऑन द रन 2020 के लिए विचारों को पेश करने के एक सत्र के दौरान सेविंग बिकिनी बॉटम द सैंडी चीक्स मूवी की पेशकश की। विचार पारित हो गया, लेकिन कुछ साल बाद जब टीम सैंडी चीक्स केंद्रित कहानी करना चाहती थी तो वह इसे वापस लाया और इसे विकास में डाल दिया गया। 3. निर्देशक लिजा जॉनसन एनिमेशन की दुनिया में एक नवागंतुक थीं। उन्हें व्हाट वी डू इन द शैडोज के सीजन 2 एपिसोड द कर्स में उनके काम के कारण फिल्म का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था, जिसमें श्रृंखला में सेकेरेली का पसंदीदा मजाक था। 3. सैंडी की आवाज अभिनेता कैरोलिन लॉरेंस ने काम पर सैंडी से संबंधित एक प्रोजेक्ट के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी।
मार्च 2020 में यह बताया गया कि वायकॉम CBS नेटफ्लिक्स के लिए स्पंजबॉब स्क्वायरपेंट्स श्रृंखला पर आधारित 2 स्पिन फिल्मों का निर्माण करेगा। 4 मई 2021 में सैंडी के साथ एक स्पिन फिल्म को मुख्य किरदार के रूप में निकेलोडियन से स्ट्रीमिंग टेलीविजन के लिए विकास में होने की घोषणा की गई थी, जिसे जॉनसन द्वारा निर्देशित किया जाएगा और काज और टॉम जे स्टर्न द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट से इसे एक हाइब्रिड फीचर के रूप में वर्णित किया जाएगा, जो एनिमेटेड शीर्षक चरित्र को लाइव एक्शन सेटिंग में डाल देगा। 5 अगस्त 2021 में यह पता चला कि स्क्रिप्ट के पुनर्लेखन के कारण लॉस एलामोस में सेविंग बिकिनी बॉटम को फिल्माने की योजना को रद्द कर दिया गया था। 6-7 ग्रेग गार्डिनर ने इसके लाइव एक्शन दृश्यों के लिए फिल्म के छायाकार के रूप में काम किया। 8 फरवरी 2022 में एक निवेशक कॉल के दौरान निकलोडियन के CEO ब्रायन रॉबिन्स ने कहा कि 3 स्पंजबॉब चरित्र चालित स्पिन फिल्मों पर काम चल रहा था और वे विशेष रूप से स्ट्रीमर पैरामाउंट प्लस पर रिलीज होंगे, जिसका पहला प्रीमियर 2023 में होगा। 9 हालांकि अप्रैल 2023 में यह बताया गया कि सेविंग बिकिनी बॉटम 2024 में नेटफ्लिक्स पर डेब्यू करेगी। एक उसी महीने फर्स्ट लुक रिवील के अलावा यह पता चला था कि वांडा साइक्स, जॉनी नॉक्सविले, क्रेग रॉबिन्सन, ग्रे डेलिस्ले, इलिया इसोरेलिस पॉलिनो और मैटी कार्डारोपल कलाकारों का हिस्सा थे। सीरीज के नियमित कलाकार कैरोलिन लॉरेंस, टॉम केनी, क्लैंसी ब्राउन, बिल फेगर्बके, मिस्टर लॉरेंस और रॉजर बम्पास को भी उनकी भूमिकाओं को फिर से निभाने की पुष्टि की गई। 10 एनिमेशन और संगीत। फिल्म को कनाडा के ओंटारियो में पाइपलाइन स्टूडियो द्वारा एनिमेटेड किया गया था। 2 जॉनसन ने पूरी फिल्म की स्टोरी बोर्डिंग पर काम शुरू कर दिया और एनिमेशन सुपरवाइजर पिएरो पिलुसो के साथ मिलकर लाइव एक्शन और एनिमेशन के मिश्रण के लिए एक एकीकृत रूप तैयार किया। एनिमेशन के लिए एक नवागंतुक के रूप में जॉनसन को लगा कि यह प्रक्रिया दोनों पक्षों के लिए सीखने का अनुभव था। 3 नई एनिमेशन शैली, कहानी की आवश्यकताओं और तकनीकी और बजट सीमाओं का संयोजन यह तय करने में कारक थे कि दृश्य कैसे दिखेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लोगों को प्रत्येक चरित्र से प्यार और परवाह करने वाली हर चीज अभी भी मौजूद है, भले ही हम इसे नई परिस्थितियों में कर रहे हों। 3 मोनिकर ने इसका मूल स्कोर तैयार किया। श्री मुक्त करना। रिलीज से पहले पूरी फिल्म 21 जनवरी 2024 को एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड के रूप में लीक हो गई थी। 12 सेविंग बिकिनी बॉटम द सैंडी चीक्स मूवी 2 अगस्त 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। लिजा जॉनसन, जन्म 13 दिसंबर 1970, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, निर्माता और लेखिका है। ये जीवनी जॉनसन का जन्म 1970 में ओहियो के पोर्टसमाउथ में हुआ था। उन्होंने मैसाचुसेट्स के विलियम्सटाउन में विलियम्स कॉलेज में पढ़ाई की और 1992 में विजुअल आर्ट्स में BA की डिग्री हासिल की। उद्धरण वांछित। इसके बाद वह सैन डिएगो के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय गईं, जहां उन्होंने 1995 में MFA प्राप्त किया। उद्धरण वांछित। उनकी कथात्मक लघु फिल्में और प्रयोगात्मक वीडियो बर्लिन, रॉटरडैम और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय समारोहों और ललित कला स्थलों में प्रदर्शित किए गए हैं। उद्धरण वांछित। उनके वीडियो इंस्टॉलेशन न्यूयॉर्क में आर्टिस्ट स्पेस, फिलाडेल्फिया में ICA, रॉटरडैम में सिनेबर्ड्स और मैसाचुसेट्स में मास MOCA और WCMA में दिखाए गए हैं। उद्धरण वांछित। उन्होंने कला और फिल्म पर आलोचनात्मक लेखन भी प्रकाशित किया है और कई संग्रहालय प्रदर्शनियों और उत्सव कार्यक्रमों का आयोजन किया है। लघु फिल्मों के अपने संग्रह के साथ जॉनसन ने 4 फीचर फिल्मों का निर्देशन किया है, जिनमें रिटर्न 2011, हिटशिप, लवशिप 2013 और एल्विस एंड निक्सन 2016 शामिल है। फिल्मोग्राफी। लघु फिल्म गिफ्ट रैप 1998, Falling 2004, डेजर्ट मोटल
2005, साउथ ऑफ टेन 2006, लघु वृत्तचित्र, हवा में 2009, कर्राबिंग, लो टाइड टर्निंग 2012, फीचर फिल्म, फ्रनवे होमसिक के विपरीत 2000, रिटर्न 2011, Hit Ship, Love Ship, 2013. एल्विस और निक्सन 2016, सेविंग बिकिनी बॉटम, द सैंडी चीक्स मूवी 2024, टेलीविजन, वर्ष शीर्षक टिप्पणियां 2015 गुड गर्ल्स रिवोल्ट एपिसोड पायलट, 2017 झगड़ा एपिसोड अधिक या कम, अमेरिकी डरावनी कहानी एपिसोड अंधेरे से मत डरो, 2018 अमेरिकी महिला एपिसोड द हीट वेव, 2019 अनोखी घटनाओं की एक सीरीज 2 एपिसोड, बैरी एपिसोड क्या, स्नीकी पीट एपिसोड द मास्क ड्रॉप, सिलिकॉन वैली 2 एपिसोड, 2020 हम छाया में क्या करते हैं, Episode The Curse. मेरे लिए मृत 2 एपिसोड, 2021 भौतिक 3 एपिसोड, कॉलेज की लड़कियों का सेक्स जीवन एपिसोड सत्य, 2023 हम में से अंतिम एपिसोड पीछे छोड़ दिया, राजनयिक 2 एपिसोड, संदर्भ लिजा जॉनसन बायोग्राफी, टर्नर क्लासिक मूवीज, 28 अप्रैल 2016 को लिया गया, लिजा जॉनसन ऑल मूवी पर, टॉम स्टर्न एक अमेरिकी अभिनेता, निर्देशक, लेखक और निर्माता है। शिक्षा, स्टर्न न्यूयॉर्क के प्लीजेंटविले में पलेबरे और उन्होंने न्यूयॉर्क के अरमोंक में बायरम हिल्स हाई स्कूल में पढ़ाई की और फिर 1983 से 87 तक न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय NYU के टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स में फिल्म स्कूल गए, उद्धरण वांछित, जहां उनकी मुलाकात एलेक्स विंटर से हुई। दोनों ने कई लघु फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें स्क्वील ऑफ डेथ भी शामिल है, जिसे 1986 में कोलंबिया पिक्चर्स के एक कार्यकारी ने देखा था। स्नातक होने के बाद यह जोड़ी हॉलीवुड गई और इम्पैक्ट वीडियो पत्रिका का निर्देशन किया, जिसमें बिल हिक्स, सर्वाइवल रिसर्च लैब्स, पब्लिक एनिमी, रॉबर्ट विलियम्स, जेम्स एडिक्शन जैसे कलाकार शामिल है और बट्थोल सर्फर के साथ एक और लघु फिल्म है। उद्धरण आवश्यक, हॉलीवुड, 1987 में स्टर्न और विंटर हॉलीवुड गए और सैम रेमी को स्क्वील ऑफ डेथ की एक कॉपी भेजी, जिनकी फिल्म एविल डेड 2 उनके लिए प्रेरणा थी। रेमी ने उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने और उनके साथी रॉब टेपर्ट ने स्टर्न और विंटर से एक एंथोलॉजी कॉमेडी फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट का विकल्प चुना। उद्धरण की आवश्यकता, इसके बाद इस जोड़ी ने रेड हॉट चिली पेपर्स और आइस क्यूब जैसे बैंड के लिए कई लघु फिल्मों और संगीत वीडियो पर काम किया। उद्धरण की आवश्यकता, स्टर्न और विंटर ने द इडियट बॉक्स पर लेखक टिम बर्न्स के साथ मिलकर काम किया। स्टर्न और विंटर ने सहअभिनय और सहनिर्देशन भी किया। द इडियट बॉक्स के तुरंत बाद स्टर्न, विंटर और बर्न्स ने 1993 की फिल्म फ्रीक्ड का सहलेखन किया, जिसमें स्टर्न और विंटर सहनिर्देशक भी थे। फ्रीक्ड में विंटर, रैंडी क्वेर, कीनू रीव्स, बॉबकैट गोल्डथवेट और मिस्टर टी ने अभिनय किया था। इस फिल्म ने काफी लोकप्रियता हासिल की और 2013 में अपनी रिलीज की 20वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में लॉस एंजिल्स में सिनेफैमिली में इसे दिखाया गया। स्टर्न ने बर्न्स और एंथनी वालर के साथ मिलकर 1981 की फिल्म एन अमेरिकन वेयरवोल्फ इन लंदन की अगली कड़ी एन अमेरिकन वेयरवोल्फ इन पेरिस की पटकथा भी लिखी। स्टर्न और बर्न्स ने द चिम्प चैनल पर भी सहयोग किया। स्टर्न ने जिमी किमेल की प्रोडक्शन कंपनी जैकहोल प्रोडक्शंस के साथ जिमी किमेल लाइव, उद्धरण वांछित, द मैन शो में सेगमेंट डायरेक्टर के रूप में 8 और क्रैंक यैंकर्स के साथ निर्देशक और पर्यवेक्षण निर्माता के रूप में काम किया है। 9 इसके अलावा स्टर्न एक अभिनेता के रूप में दिखाई दिए और ट्रे पार्कर और मैट स्टोन की राष्ट्रपति पद की पैरोडी दैट्स माई बुश के लिए एक लेखक के रूप में काम किया।
10 सह कार्यकारी निर्माता के रूप में द एंडी मिलोनकिस शो के लिए निर्देशक और लेखक के रूप में काम किया। 11 और कॉमेडी सेंट्रल ट्रैवल शो पैरोडी गेरहार्ड रिंकी के वांडरलस्ट के रचनाकारों और निर्माताओं में से एक थे। 12 स्टर्न हाल ही में एक लाइव एक्शन स्पंजबॉब स्क्वेयरपेंट्स विशेष शीर्षक वाले स्पंजबॉब एप्रिसिएशन डे पैचीज बीच बैश के लेखक निर्देशक निर्माता थे, जिसमें टॉम केनी, जॉन हेडर, रॉब रिगल, मेघन ट्रेनर और एंथनी डेविस ने अभिनय किया था, जिसका प्रीमियर 4 जनवरी 2020 को निकलोडियन पर हुआ था। स्टर्न हाल ही में 2 नेटफ्लिक्स शो केविन हार्ट्स गाइड टू ब्लैक हिस्ट्री और द टॉयज दैट मेड अस में शोरनर निर्देशक भी थे। उनकी लघु फिल्म एडम्स, जिसका उन्होंने निर्माण, निर्देशन और जॉर्ज सॉन्डर्स की कहानी पर रूपांतर किया, में पैटन ओस्वाल्ट और फ्रेड आर्मीसेन ने अभिनय किया है और हाल ही में होली शॉर्ट्स फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी का पुरस्कार जीता। 13 जहां जूरी में एंथनी रूसो और मैथ्यू मोडाइन शामिल थे। फिल्मोग्राफी द टॉयज दैट मेड अस 2017 निर्देशक 15 केविन हार्ट्स गाइड टू ब्लैक हिस्ट्री 2017 निर्देशक 16 二 Broke Girls 2015 निर्देशक हॉलीवुड हिलबिलीज 2014 कार्यकारी निर्माता अर्बन टार्जन 2012 कार्यकारी निर्माता जोश मो द फुल बाउंटी 2012 निर्देशक स्टीवी टीवी 2012-2013 निर्देशक सहकार्यकारी निर्माता मार्क सेव्स अमेरिका 2011 निर्देशक कार्यकारी निर्माता मरने के 1000 तरीके 2010 पर्यवेक्षक निर्माता एलिगेटर बूट्स 2008 निर्देशक हार्डन हाई 2007 लेखक निर्देशक कार्यकारी निर्माता जेसन जॉर्डन के साथ सहनिर्माता सॉल ऑफ द मोल मैन 2007 लेखक निर्देशक कार्यकारी निर्माता द एंडी मिलोनाकिस शो 2005 लेखक निर्देशक कार्यकारी निर्माता गेरहार्ड रेंके की वांडरलस्ट 2003 लेखक निर्देशक कार्यकारी निर्माता जिमी किमेल लाइव 2003 निर्देशक दैट्स माई बुश 2001 लेखक द चिम्प चैनल 1999 लेखक निर्माता द मैन शो 1999 निर्देशक एन अमेरिकन वेयरवोल्फ इन पेरिस 1997 सहलेखक फ्रीक्ड 1993 सहलेखक सहनिर्देशक अभिनेता द इडियट बॉक्स 1991 लेखक अभिनेता सहनिर्देशक वीडियो संगीत बटहोल सर्फर्स चेरब सीबीजीबी में लाइव 12 फरवरी 1986 रेड हॉट चिली पेपर्स टेस्ट द पेन 1990 एलेक्स विंटर द्वारा सहनिर्देशित आइस क्यूब हुज द मैक 1990 एलेक्स विंटर द्वारा सहनिर्देशित ह्यूमन रेडियो मी एंड एल्विस 1990 एलेक्स विंटर द्वारा सहनिर्देशित एक्सट्रीम डेकेरेंस डांस 1990 एलेक्स विंटर द्वारा सहनिर्देशित मर्लिन मैनसन डोप हेड 1995 स्पॉर्क नेकेड इन्वेजन 1996 ANJ गोर्बाचेव 2008 काजिमियरस गेडिमिनस प्रापोलेनिस 1 जन्म 31 जुलाई 1959 जिन्हें पेशेवर रूप से काज के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी कार्टूनिस्ट, एनिमेटर, लेखक, स्टोरीबोर्ड कलाकार और चित्रकार है। 1980 के दशक में न्यूयॉर्क शहर के स्कूल ऑफ द विजुअल आर्ट्स में भाग लेने के बाद वे कॉमिक एंथोलॉजी रॉ और विर्डो में लगातार योगदान करता थे। 1992 से उन्होंने अंडरवर्ल्ड नामक एक वयस्क थीम वाली सिंडिकेटेड कॉमिक स्ट्रिप बनाई है जो कई वैकल्पिक साप्ताहिक पत्रिकाओं में दिखाई देती है। आजीविका काज की कॉमिक्स और चित्र कई वैकल्पिक और मुख्यधारा के प्रकाशनों में छपे हैं, जिनमें डिटेल्स, द न्यू यॉर्कर, निकलोडियन मैगजीन,
द विलेज वॉयस, ईस्ट विलेज आई, स्वैंक, रॉ, एक्लिप्स, एनवाई रॉकर, न्यूयॉर्क प्रेस, स्क्रू और ब्राइडल गाइड शामिल है। उन्होंने 00 जैसे कॉमिक्स संकलनों में योगदान देना जारी रखा है। काज ने कई एनिमेटेड टेलीविजन शो पर भी काम किया है, जिसमें स्पंजबॉब स्क्वायरपैंट्स, कैंप लाजलो और फिनीस एंड फर्ब शामिल है। वे गेट ब्लेक के सहकार्यकारी निर्माता थे। काज 2001 में सीरीज के तीसरे सीजन के निर्माण के दौरान स्टोरीबोर्ड निर्देशक और लेखक के रूप में स्पंजबॉब स्क्वायरपैंट्स में शामिल हुए और उन्हें सीएच ग्रीनब्लाट के साथ जोड़ा गया। द स्पंजबॉब स्क्वायरपैंट्स मूवी पर उत्पादन शुरू होने के बाद श्रृंखला में विराम आ गया। 2004 में चौथे सीजन पर उत्पादन शुरू होने से कुछ समय पहले काज को उनके सहयोगी और श्रृंखला के नवनियुक्त शोरनर पॉल टिब्बिट ने चौथे सीजन के लिए एक एपिसोड पर काम करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन टिब्बिट ने उनसे फिर कभी संपर्क नहीं किया और स्पंजबॉब छोड़ने के बाद वे कैंप लाजलो में शामिल हो गए। 2. फिनीस और फर्ब का उत्पादन समाप्त होने के बाद काज 2015 में एक लेखक के रूप में स्पंजबॉब में लौट आए। डेरेक ड्राइमन के साथ काज ने डिग्स टेलवागर के लिए पायलट एपिसोड का सहलेखन और स्टोरी बोर्डिंग की, जिसे अंततः नहीं चुना गया। सितंबर 2006 में काज ने अंडरवर्ल्ड के एक चरित्र पर आधारित कार्टून नेटवर्क शो जूट रंपस के लिए एक और पायलट पर काम करने के लिए कैंप लाजलो को छोड़ दिया। 3. मिस्टर लॉरेंस के साथ उन्होंने एपिसोड स्पंजबॉब बिग बर्थडे ब्लोआउट लिखा और वर्तमान में पहले स्पंजबॉब स्पिन ऑफ कैंप कोरल पर काम कर रहे हैं। वह दूसरे स्पिन ऑफ द पैट्रिक स्टार शो में एक लेखक और आउटलाइनर के रूप में भी काम करते हैं। काज सैंडी चीक्स स्पिन ऑफ फिल्म सेविंग बिकिनी बॉटम द सैंडी चीक्स मूवी की पटकथा लिखेंगे, जिसमें टॉम स्टर्न भी उनके साथ मिलकर फिल्म लिखेंगे। व्यक्तिगत जीवन। काज हॉलीवुड, कैलिफोर्निया में अपनी पत्नी लिंडा मारोटा के साथ रहते हैं। काज लिथुआनियाई मूल के हैं। फिल्मोग्राफी। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका 2001 से 2004 2015 वर्तमान स्पंजबॉब स्क्वेयरपैंट लेखक, स्टोरीबोर्ड निर्देशक, कहानी रूपरेखा, एनिमेशन लेखक। 2005 08 कैंप लाजलो लेखक, स्टोरीबोर्ड निर्देशक, कहानी रूपरेखा। 2006 जूट रंपस निर्माता, लेखक, स्टोरीबोर्ड कलाकार, पायलट। 2007 डिग्स टेलवेगर सहलेखक एवं स्टोरीबोर्ड कलाकार, पायलट। 2009 से 2013 2015 फिनीज और फर्ब लेखक एवं स्टोरीबोर्ड कलाकार। 2012 गुप्त पर्वत किला विस्मयकारी प्रॉप और प्रभाव डिजाइनर, फनस्ट्रो। 2014 ब्लेक को पकड़ो, कार्यकारी निर्माता। 2018 थोड़ा बड़ा कमाल लेखक, 2 एपिसोड। 2021 वर्तमान कैंप कोरल, स्पोंजबॉब के अंडर ईयर्स डेवलपर, मुख्य लेखक, एनिमेशन लेखक, थीम संगीतकार। पैट्रिक स्टार शो निर्माता, डेवलपर, मुख्य लेखक, एनिमेशन लेखक, कहानी रूपरेखा। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका 2002 भगवान कार्टून से नफरत करते हैं काज की कॉमिक स्ट्रिप अंडरवर्ल्ड पर आधारित 2 एनिमेटेड शॉर्ट के निर्माता। 2004 स्पंजबॉब स्क्वेयरपैंट्स मूवी अवधारणा चरित्र डिजाइनर। 2005 स्पंजबॉब स्क्वेयरपैंट्स 4 डी राइड लेखक। दुल्हन की लाश अतिरिक्त स्टोरीबोर्ड कलाकार। 2011 फिनीस एंड फर्ब द मूवी अक्रॉस द सेकंड डायमेंशन अतिरिक्त सामग्री, अतिरिक्त स्टोरीबोर्ड कलाकार, कैस के रूप में। 2018 स्कूबी-डू और बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड कहानी। 2019 स्पंजबॉब का बड़ा जन्मदिन धमाका 20वीं वर्षगांठ विशेष, लेखक। 2024 बिकिनी बॉटम बचाना द सैंडी चीक्स मूवी कहानी लेखक द्वारा। ग्रंथ सूची। वर्ष शीर्षक प्रकाशक टिप्पणियां।
1997 अंडरवर्ल्ड वॉल्यूम 1 क्रूर और असामान्य कॉमिक्स फैंटाग्राफिक्स छपाई से बाहर। 1997 अंडरवर्ल्ड वॉल्यूम 2 नंगे बल्ब। 1997 साइड ट्रैक सिटी और अन्य कहानियां। 1999 अंडरवर्ल्ड वॉल्यूम 3 इंक पंक। 2002 अंडरवर्ल्ड वॉल्यूम 4 डूह। 2004 अंडरवर्ल्ड वॉल्यूम 5 माई लिटिल फनी। महीना शीर्षक मुद्दा कहानी प्रकाशक टिप्पणियां। दिसंबर 2014 स्पंजबॉब कॉमिक्स 39 अपने भोजन से शिकायत यूनाइटेड प्लैंकटन पिक्चर्स कहानी। जनवरी 2015 40 लवेबल पिनअप कॉमिक। अक्टूबर 2015 49 राक्षस घाटी। संदर्भ स्पंजबॉब स्क्वेयरपेंट्स एक अमेरिकी एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला है जो समुद्री विज्ञान शिक्षक और एनिमेटर स्टीफन हिलनबर्ग द्वारा बनाई गई, जो पहली बार 1 मई 1999 को 1999 के किड्स चॉइस अवार्ड्स के बाद निकलोडियन पर एक झलक के रूप में और 17 जुलाई 1999 को आधिकारिक रूप से प्रीमियर हुई थी। यह पानी के नीचे के शहर बिकिनी बॉटम में शीर्षक चरित्र और उसके जलीय दोस्तों के कारनामों को दर्शाता है। श्रृंखला को दुनिया भर में आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और अपने दूसरे सीजन तक इसे लोकप्रियता मिली। 2019 तक यह श्रृंखला 5वीं सबसे लंबे समय तक चलने वाली अमेरिकी एनिमेटेड श्रृंखला है। इसकी लोकप्रियता ने इसे एक मल्टीमीडिया फ्रेंचाइजी, उच्चतम रेटेड निकलोडियन श्रृंखला और पैरामाउंट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए सबसे अधिक लाभदायक बौद्धिक संपदा बना दिया। श्रृंखला के कई विचार द इंटरटाइडल जोन से उत्पन्न हुए, जो एक अप्रकाशित शैक्षिक कॉमिक बुक है जिसे हिलबर्ग ने 1989 में अपने छात्रों को पानी के नीचे के जीवन के बारे में सिखाने के लिए बनाया था। 5 हिलबर्ग 1992 में रॉकोज मॉडर्न लाइफ में एक कलाकार के रूप में निकलोडियन में शामिल हुए। 6 1996 में रॉको के रद्द होने के बाद उन्होंने उसी वर्ष स्पंजबॉब स्क्वायरपेंट्स को एक टेलीविजन श्रृंखला में विकसित करना शुरू किया और 1997 में निकलोडियन को 7 मिनट का पायलट पेश किया गया। नेटवर्क के अधिकारी चाहते थे कि स्पंजबॉब स्कूल में एक बच्चा बने, लेकिन हिलबर्ग चाहते थे कि स्पंजबॉब एक वयस्क चरित्र हो। 7 वह श्रृंखला को छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन एक बोटिंग स्कूल बनाकर समझौता किया ताकि स्पंज एक वयस्क के रूप में स्कूल जा सके। 8 यह सीरीज कुल 14 सीजन तक चली है और इसने 3 फीचर फिल्मों को प्रेरित किया है। द स्पंजबॉब स्क्वेयरपेंट्स मूवी 2004, स्पंज आउट ऑफ वाटर 2015 और स्पंज ऑन द रन 2020। 2 स्पिन ऑफ सीरीज कांप कोरल, स्पंजबॉब्स अंडर ईयर्स और द पैट्रिक स्टार शो का प्रीमियर 2021 में हुआ। फरवरी 2022 तक 4 अतिरिक्त फिल्मों की योजना बनाई गई है। पैरामाउंट प्लस और नेटफ्लिक्स के लिए 3 कैरेक्टर स्पिन ऑफ फिल्में और एक नाटकीय स्पंजबॉब फिल्म। मुख्य सीरीज के 14वें सीजन की घोषणा मार्च 2022 में की गई। 9 और नवंबर 2023 में इसका प्रीमियर हुआ। सितंबर 2023 में शो को 15वें सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। स्पंजबॉब स्क्वेयरपेंट्स ने 6 एनी अवार्ड, 8 गोल्डन रील अवार्ड, 4 एमी अवार्ड, 2 बाफ्टा चिल्ड्रन अवार्ड और रिकॉर्ड तोड़ 21 किड्स चॉइस अवार्ड सहित कई पुरस्कार जीते हैं। 2017 में इस श्रृंखला पर आधारित एक ब्रॉडवे म्यूजिकल को आलोचकों की प्रशंसा मिली। 11 इस श्रृंखला को जेनरेशन जेड के सांस्कृतिक टचस्टोन के रूप में भी जाना जाता है। यह श्रृंखला शीर्षक चरित्र और उसके जलीय मित्रों के कलाकारों के इर्दगिर्द घूमती है। स्पंजबॉब स्क्वेयरपेंट्स एक ऊर्जावान और आशावादी पीला समुद्री स्पंज है जो पानी में डूबे अनानास में रहता है। स्पंजबॉब में जीवन के प्रति एक बच्चे जैसा उत्साह है, जो क्रस्टी क्रैब नामक एक फास्ट फूड रेस्तरां में फ्राई कुक के रूप में उसकी नौकरी में भी दिखाई देता है। उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मिसेज पफ्स बोटिंग स्कूल से नाव चलाने का लाइसेंस प्राप्त करना है, लेकिन वह कभी सफल नहीं होता। उसके पसंदीदा शगल में जेलीफिशिंग शामिल है,
जिसमें तितली पकड़ने के समान तरीके से जाल से जेलीफिश पकड़ना और साबुन के बुलबुले को विस्तृत आकार में उड़ाना शामिल है। उसके पास गुलाबी खोल और नीले शरीर वाला एक पालतू समुद्री घोंघा है जिसका नाम गैरी है, जो बिल्ली की तरह म्याऊ करता है। स्पंजबॉब से 2 घर दूर रहता है उसका सबसे अच्छा दोस्त पैट्रिक स्टार, एक मंदबुद्धि लेकिन मिलनसार गुलाबी स्टारफिश जो एक चट्टान के नीचे रहता है। अपनी मानसिक असफलताओं के बावजूद पैट्रिक खुद को बुद्धिमान मानता है। 14 स्क्विडवर्ड, स्पंजबॉब का पड़ोसी और क्रस्टी क्रैब में सहकर्मी, एक घमंडी, गुस्सैल ऑक्टोपस है जो ईस्टर द्वीप मोई में रहता है। उसे शहनाई बजाना और सेल्फ पोर्ट्रेट बनाने में मजा आता है, लेकिन कैशियर की अपनी नौकरी से नफरत है। वह स्पंजबॉब और पैट्रिक के बीच उनके बचकाने स्वभाव के कारण रहना पसंद नहीं करता। क्रस्टी क्रैब का मालिक मिस्टर क्रैब्स नाम का एक कंजूस, लालची लाल केकड़ा है जो नाविक की तरह बात करता है और अपने रेस्तरां को ऐसे चलाता है जैसे कि वह एक समुद्री डाकू जहाज हो। वह एक एकल माता पिता है, पर्ल परिवार के व्यवसाय को जारी नहीं रखना चाहती है और वह अपना समय संगीत सुनने या स्थानीय शॉपिंग मॉल में काम करने में बिताना चाहती है। 15 स्पंजबॉब के दोस्तों में से एक सैंडी चीक्स है, जो टेक्सास की एक रोमांच चाहने वाली और एथलेटिक गिलहरी है, जो पानी के नीचे सांस लेने के लिए हवा से भरा डाइविंग सूट पहनती है। 16 वह एक पेड़ में रहती है जो एक स्पष्ट कांच के गुंबद में संलग्न है, जो एक वायुरोधी, हाथ से मुड़ी हुई सील से बंद है और कराटे में एक विशेषज्ञ है। क्रस्टी क्रैब से सड़क के पार स्थित एक असफल प्रतिद्वंद्वी रेस्तरां है जिसे चुम बकेट कहा जाता है। 17 इसे प्लैंकटन नामक एक छोटे, हरे, एक आंख वाले कोपॉड 18 और उसकी कंप्यूटर पत्नी करेन द्वारा चलाया जाता है। 19 प्लैंकटन लगातार मिस्टर क्रैब्स के लोकप्रिय क्रैबी पैटी बर्गर के लिए गुप्त नुस्खा चुराने की कोशिश करता है ताकि ऊपरी हाथ हासिल किया जा सके और क्रस्टी क्रैब को व्यवसाय से बाहर रखा जा सके। 20 करेन उसे सूत्र प्राप्त करने के लिए बुरी योजनाओं की आपूर्ति करता है, लेकिन उनके प्रयास हमेशा विफल होते हैं और उनके रेस्तरां में शायद ही कोई ग्राहक होता है। 21 जब स्पंज क्रस्टी क्रैब में काम नहीं कर रहा होता है तो वह अक्सर मिसेज पफ से नौकायन की शिक्षा लेता है, जो एक पागल लेकिन धैर्यवान पफरफिश है। स्पंज मिसेज पफ का सबसे मेहनती छात्र। 22 जब मिसेज पफ स्पंजबॉब के किसी क्रैश को सहती है या अन्यथा भयभीत होती है तो वह एक गेंद की तरह फूल जाती है। 23फ्रेंच नैरेटर नामक एक अदृश्य व्यक्ति अक्सर एपिसोड की शुरुआत करता है और इंटरटाइटल का वर्णन करता है, जैसे कि श्रृंखला समुद्र के बारे में एक प्रकृति वृत्तचित्र हो। उनकी भूमिका और बोलने का विशिष्ट तरीका समुद्र विज्ञानी जैक्स कूस्टो के संदर्भ है। 24श्रृंखला में आवर्ती अतिथि पात्र दिखाई देते हैं, जिनमें शामिल है सेवानिवृत्त सुपरहीरो मरमेड मैन और बार्नकल बॉय, जिन्हें स्पंजबॉब और पैट्रिक द्वारा पूजा जाता है, एक समुद्री डाकू भूत जिसे फ्लाइंग डचमैन के रूप में जाना जाता है, गू लैगून का मांसल जीवन रक्षक लैरी द लॉबस्टर और समुद्र के मरमैन देवता राजा नेपच्यून। ऐसे कई प्रकार के पात्र भी हैं जिन्हें आकस्मिक के रूप में जाना जाता है, जो शो के लिए मुख्य पृष्ठभूमि पात्रों के रूप में काम करते हैं और लगभग हर एपिसोड में दिखाए जाते हैं। उनमें से प्रत्येक को आकस्मिक के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसके बाद उनका दिया गया मॉडल नंबर होता है। उनके नाम, काम, व्यक्तित्व, रिश्ते, आवाज, उम्र और कभी-कभी लिंग असंगत होते हैं और प्रत्येक एपिसोड से अलग होते हैं। ऐसे 222 पात्र हैं। उद्धरण की आवश्यकता। शो के विशेष, आमतौर पर आधे घंटे या 1 घंटे लंबे, एपिसोड पैची नामक एक लाइव एक्शन समुद्री डाकू और उसके पालतू तोते पॉटी द्वारा होस्ट किए जाते हैं, जिनके खंडों को एनिमेटेड कहानियों के साथ दोहरी कथा में प्रस्तुत किया जाता है। 25 पैची को एक काल्पनिक स्पंजबॉब फैन क्लब के अध्यक्ष के रूप में चित्रित किया गया है और उसकी सबसे बड़ी आकांक्षा खुद स्पंजबॉब से मिलना है।
पॉटी को पैची के उत्साह का मजाक उड़ाना पसंद है और जब वह शो की मेजबानी करने की कोशिश करता है तो उसके लिए परेशानी खड़ी करता है। बिकिनी बॉटम यहां पुनर्निर्देशित होता है। अन्य उपयोगों के लिए बिकिनी बॉटम बहुविकल्पी देखें। एक एटोल की नीले रंग की छवि। बिकिनी एटोल प्रशांत महासागर में एक मूंगा चट्टान है। टॉम केनी ने पुष्टि की कि बिकिनी बॉटम के काल्पनिक शहर का नाम बिकिनी एटोल के नाम पर रखा गया है। श्रृंखला मुख्य रूप से बिकिनी बॉटम के बेंथिक पानी के नीचे के शहर में होती है, जो बिकिनी एटोल के रूप में ज्ञात वास्तविक जीवन प्रवाल भित्तियों के नीचे प्रशांत महासागर में स्थित है। 26, 27, 28 सी। इसके नागरिक ज्यादातर बहुरंगी मछलियां हैं, जो जहाज के फल से बनी इमारतों में रहते हैं और परिवहन के साधन के रूप में बोट, मोबाइल कारों और नावों के समामेलन का उपयोग करते हैं। बिकिनी बॉटम के भीतर आवर्ती स्थानों में स्पंजबॉब, पैट्रिक और स्क्विडवर्ड के पड़ोसी घर शामिल है, 2 प्रतिस्पर्धी रेस्तरां, क्रस्टी क्रैब और चुंबकेट, मिसेज पफ का बोटिंग स्कूल जिसमें एक ड्राइविंग कोर्स और एक डूबा हुआ लाइटहाउस शामिल है, ट्रीडोम एक ऑक्सीजन युक्त ग्लास संलग्नक जहां सैंडी रहता है, शेडी शोल्स रेस्ट होम, जेलीफिश फील्ड्स। जब स्पंजबॉब क्रू ने श्रृंखला के पायलट एपिसोड का निर्माण शुरू किया तो उन्हें बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले स्टॉक लोकेशन को डिजाइन करने का काम सौंपा गया, जहां क्रस्टी क्रैब और स्पंजबॉब के अनानास घर जैसे अधिकांश दृश्य होंगे। 31 विचार यह था कि सब कुछ समुद्री रखा जाए, इसलिए क्रू ने शो की सेटिंग बनाने के लिए बहुत सारी रस्सियां, लकड़ी के तख्ते, जहाज के पहिए, जाल, लंगर, बॉयलर प्लेट और रिवेट्स का इस्तेमाल किया। दृश्यों के बीच संक्रमण स्क्रीन को भरने वाले बुलबुले द्वारा चिह्नित किया जाता है, साथ ही बहते पानी की आवाज भी होती है। 31. श्रृंखला में मुख्य सेटिंग सामग्री के रूप में आसमान के फूल शामिल है। 31. जब श्रृंखला के बैकग्राउंड डिजाइनर केनी पिटेंगर से पूछा गया कि वे क्या थे, तो उन्होंने जवाब दिया, वे एक तरह से बादलों की तरह काम करते हैं, लेकिन चूंकि शो पानी के नीचे होता है, इसलिए वे वास्तव में बादल नहीं है। शो पर टिकी प्रभाव के कारण बैकग्राउंड पेंटर बहुत सारे पैटर्न का उपयोग करते हैं। 31. पिटेंगर ने कहा कि आसमान के फूलों का उद्देश्य फूलप्रिंट हवाईयन शर्ट का रूप जगाना था। 31. उत्पादन, विकास, प्रारंभिक प्रेरणाएं। कैलिफोर्निया के डाना पॉइंट स्थित महासागर संस्थान का हवाई चित्र। स्पंजबॉब स्क्वेयर पेंस बनाने से पहले स्टीफन हिलनबर्ग ने ओशन इंस्टीट्यूट, डाना पॉइंट, कैलिफोर्निया में स्थित के आगंतुकों को समुद्री जीव विज्ञान पढ़ाया था। 32. श्रृंखला के निर्माता स्टीफन हिलनबर्ग को बचपन में ही समुद्र से लगाव हो गया था और उन्होंने छोटी उम्र में ही अपनी कलात्मक क्षमताओं का विकास करना शुरू कर दिया था। हालांकि कुछ समय तक ये रुचियां एक दूसरे से मेल नहीं खाती थीं, मछली खींचने का विचार उन्हें उबाऊ लगता था। कॉलेज के दौरान हिलनबर्ग ने समुद्री जीव विज्ञान में प्रमुखता और कला में मामूली शिक्षा दोनों का पीछा किया। 1984 में स्नातक होने के बाद वह कैलिफोर्निया के डाना पॉइंट में एक संगठन, ओशन इंस्टीट्यूट में शामिल हो गए, जो समुद्री विज्ञान और समुद्री इतिहास के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए समर्पित है। 32. 33. हिलनबर्ग जब वहां थे, तो समुद्र के प्रति उनके प्रेम ने उनकी कलात्मकता को प्रभावित करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्पंजबॉब स्क्वेयर पेंस के लिए एक पूर्ववर्ती बनाया, द इंटरटाइडल जोन नामक एक कॉमिक बुक, जिसका उपयोग संस्थान द्वारा ज्वार के पूल के जानवरों के जीवन के बारे में आने वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए किया जाता था। 33 कॉमिक में विभिन्न मानवरूपी समुद्री जीवन रूपों को दिखाया गया था, जिनमें से कई स्पंजबॉब स्क्वेयर पेंस के पात्रों में विकसित होंगे। 34 हिलनबर्ग ने कॉमिक को पेशेवर रूप से प्रकाशित करने की कोशिश की, लेकिन जिन कंपनियों को उन्होंने इसे भेजा, उनमें से कोई भी इच्छुक नहीं थी। 33. हिलनबर्ग के लिए एक बड़ी प्रेरणा वेन का 1997 का एल्बम द मोलस्क था, जिसमें समुद्री और पानी के नीचे की थीम थी।
हिलनबर्ग ने एल्बम के रिलीज होने के तुरंत बाद बैंड से संपर्क किया, स्पंजबॉब स्क्वेयरपेंट्स के लिए आधारभूत विचारों को समझाया और बैंड से एक गीत का अनुरोध भी किया, जिसे उन्होंने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर भेजा। यह गीत लूप दे लूप था, जिसका उपयोग योर शूज अनटाइड एपिसोड में किया गया था। 35、36、37。 धारणा। ओशन इंस्टीट्यूट में एक स्टाफ कलाकार के रूप में काम करते हुए हिलेनबर्ग ने कला में मास्टर डिग्री के लिए अंतः कॉलेज लौटने की योजना बनाई। इससे पहले कि यह साकार हो सके, उन्होंने एक एनिमेशन महोत्सव में भाग लिया, जिसने उन्हें पाठ्यक्रम में थोड़ा बदलाव करने के लिए प्रेरित किया। एक पारंपरिक कला कार्यक्रम के साथ अपनी शिक्षा जारी रखने के बजाय हिलेनबर्ग ने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स में प्रायोगिक एनिमेशन का अध्ययन करना चुना। 33 उनकी थीसिस फिल्म वर्महोल्स सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में है। 38 इसे कई महोत्सवों में दिखाया गया और इनमें से एक महोत्सव में हिलेनबर्ग की मुलाकात लोकप्रिय निक्लोडियन एनिमेटेड श्रृंखला रॉकोज मॉडर्न लाइफ के निर्माता जो मरे से हुई। मरे फिल्म की शैली से प्रभावित हुए और उन्होंने हिलेनबर्ग को नौकरी की पेशकश की। 38-39 हिलेनबर्ग एक निर्देशक के रूप में श्रृंखला में शामिल हुए। रॉकोज मॉडर्न लाइफ के लेखकों में से एक मार्टिन ओल्सन ने द इंटरटाइडल जोन पढ़ा और हिलेनबर्ग को इसी तरह की अवधारणा के साथ एक टेलीविजन श्रृंखला बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उस समय हिलेनबर्ग ने अपनी खुद की श्रृंखला बनाने पर भी विचार नहीं किया था। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्होंने कभी ऐसा किया तो यह सबसे अच्छा तरीका होगा। 33, 38, 41 उन्होंने कॉमिक के उद्घोषक बॉब द स्पंज सहित द इंटरटाइडल जोन के कुछ पात्रों को विकसित करना शुरू किया। 33 वह चाहते थे कि उनकी श्रृंखला उस समय के सबसे लोकप्रिय कार्टून से अलग हो, जो उन्हें लगता था कि द रेन एंड स्टिम्पी शो जैसे दोस्त कॉमेडी के उदाहरण है। नतीजतन हिलेनबर्ग ने एक मुख्य चरित्र पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, सबसे अजीब समुद्री जीव जिसके बारे में वह सोच सकते थे। 33, 38, 39, 42 नए चरित्र के व्यवहार को निर्धारित करने में हिलेनबर्ग ने मासूम बच्चों जैसी आकृतियों से प्रेरणा ली जो उन्हें पसंद थीं, जैसे चार्ली चैपलिन, लॉरेल और हार्डी, जेरी लुइस और पीवी हरमन। 33, 39, 43, 44, 45 फिर उन्होंने रसोई के स्पंज के बाद चरित्र को मॉडलिंग करने पर विचार किया और महसूस किया कि यह विचार चरित्र के चौकोर व्यक्तित्व से पूरी तरह मेल खाएगा। 33, 38, 39 पैट्रिक, मिस्टर क्रैब्स, पर्ल और स्क्विडवर्ड हिलेनबर्ग द्वारा शो के लिए बनाए गए अगले पात्र थे। 46、श्रृंखला के केंद्रीय चरित्र को आवाज देने के लिए हिलबर्ग ने टॉम केनी की ओर रुख किया, जिसका एनिमेशन में करियर हिलबर्ग के रॉकोज मॉडर्न लाइफ के साथ शुरू हुआ था। चरित्र को और विकसित करने के लिए केनी के अपने व्यक्तित्व के तत्वों को नियोजित किया गया था। 47 शुरुआत में हिलबर्ग स्पंजबॉय नाम का उपयोग करना चाहते थे, चरित्र का कोई अंतिम नाम नहीं था और श्रृंखला का नाम स्पंजबॉय अहोय रखा जाना था। 42, 47 हालांकि निक्लोडियन के कानूनी विभाग ने पाया, मूल 7 मिनट के पायलट एपिसोड के लिए आवाज अभिनय पूरा होने के बाद, कि स्पंजबॉय नाम पहले से ही कॉपीराइट था। 48, 47 प्रतिस्थापन नाम चुनने में हिलबर्ग को लगा कि उन्हें अभी भी स्पंज शब्द का उपयोग करना होगा। जेनिंग्स ने स्पंजबॉब की उत्पत्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 51 केनी ने उन्हें स्पंजबॉब के शुरुआती ग्राफिक्स मेंटरों में से एक कहा है। 45 सप्ताहांत पर केनी रचनात्मक सत्रों के लिए हिलेनबर्ग, जेनिंग्स और ड्राइमोन के साथ शामिल हुए, जहां उन्होंने टेप रिकॉर्डर पर विचारों को रिकॉर्ड किया। 45 केनी ने इन सत्रों के दौरान स्पंजबॉब के रूप में ऑडियो परीक्षण किए, जबकि हिलेनबर्ग ने अन्य पात्रों की आवाज में अभिनय किया। 42、45。 हिल ने कई पहले सीजन एपिसोड, पायलट सहित के लिए स्क्रिप्ट का योगदान दिया। 52, 53, 54,
55 और उन्हें कहानी संपादक की भूमिका की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। वे एक पारिवारिक फिल्म निर्देशक के रूप में अपना करियर बनाने के लिए आगे बढ़े। 56-57 उनकी जगह पीट बर्न्स को नौकरी के लिए लाया गया। बर्न्स शिकागो से थे और टीम में शामिल होने से पहले स्पंजबॉब के किसी भी प्रमुख खिलाड़ी से कभी नहीं मिले थे। 44 पिचिंग। निकेलोडियन के अधिकारी बरबैंक के लिए उड़ान भरकर आए और हमने स्टोरी बोर्ड से उन्हें यह पिच दी। हमारे पास स्क्वीजी खिलौने थे, हमने हवाईयन शर्ट पहनी थी और टिनी टिम का गाना लिविन इन द सनलाइट, लविन इन द मूनलाइट बजाने के लिए बूम बॉक्स का इस्तेमाल किया जो तीसरे एक्ट में आता है। हमने वास्तव में उस पिच में पूरी ताकत लगाई क्योंकि हम जानते थे कि अगर अधिकारी हंसे तो पायलट जिंदा रहेगा या मर जाएगा। जब यह खत्म हो गया तो वे इस पर चर्चा करने के लिए कमरे से बाहर चले गए। हमने सोचा कि वे न्यूयॉर्क वापस उड़ जाएंगे और हम कुछ हफ्तों में सुनेंगे। हमें आश्चर्य हुआ जब वे कुछ ही मिनटों में वापस आ गए और कहा कि वे इसे बनाना चाहते हैं। डेरेक ड्राइमन 44 निकेलोडियन के अधिकारियों को कार्टून पेश करते समय हिलनबर्ग ने एक हवाईयन शर्ट पहनी, साथ में पात्रों के मॉडल के साथ एक पानी के नीचे का टेरारियम लाया और थीम सेट करने के लिए हवाईयन संगीत बजाया। सेटअप को निकेलोडियन के कार्यकारी एरिक कोलमैन ने काफी अद्भुत बताया। 38 उन्हें पायलट एपिसोड हेल्प वांटेड लिखने के लिए पैसे और 2 सप्ताह दिए गए थे। 38 ड्राइमन, हिलनबर्ग और जेनिंग्स निकेलोडियन के अधिकारी एलबीएच द्वारा वर्णित एक प्रदर्शन के साथ लौटे जो वह चाहते थे कि टेप पर हो। 38 हालांकि कार्यकारी निर्माता डेरेक ड्राइमन ने पिच को तनावपूर्ण बताया, उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा रहा। 38 एक साक्षात्कार में निकेलोडियन के तत्कालीन अध्यक्ष साइमा जरगामी ने कहा, उनकी निकेलोडियन अधिकारियों की तत्काल प्रतिक्रिया इसे फिर से देखने की थी क्योंकि उन्हें यह पसंद आया और यह कुछ ऐसा नहीं था जो उन्होंने पहले कभी देखा था। 58 जब स्पंजबॉब स्क्वेयरपेंट्स को पहली बार प्रदर्शित किया गया था, तब जरगामी कमरे में मौजूद 4 अधिकारियों में से एक थे। 58पूर्ण श्रृंखला शुरू करने से पहले निकलोडियन के अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि यह तब तक लोकप्रिय नहीं होगा जब तक कि स्पंजबॉब एक बच्चा न हो जो स्कूल जाता हो, जिसमें उसका शिक्षक मुख्य पात्र हो। 7 हिलनबर्ग ने 2012 में याद किया कि निकलोडियन ने उनसे कहा था, हमारा जीतने वाला फॉर्मूला स्कूल में बच्चों के बारे में एनिमेशन है। हम चाहते हैं कि आप स्पंजबॉब को स्कूल में रखें। 33 हिलनबर्ग निकलोडियन से बाहर निकलने और श्रृंखला को छोड़ने के लिए तैयार थे क्योंकि वह चाहते थे कि स्पंजबॉब एक वयस्क चरित्र हो। 33 उन्होंने अंततः मुख्य कलाकारों में एक नया चरित्र जोड़कर समझौता किया, श्रीमती पफ, जो एक नाव चलाने वाली शिक्षिका है। हिलनबर्ग समझौते से खुश थे और उन्होंने कहा, मेरे लिए एक सकारात्मक बात यह थी कि इससे एक नया चरित्र, श्रीमती पफ, जो मुझे पसंद है, आया। 33कार्यकारी निर्माता और शोरनर स्टीफन हिलनबर्ग की तस्वीर जिसमें वे स्पंजबॉब स्क्वेयरपेंट्स नामक पुस्तक पकड़े खड़े हैं और अपनी दाईं ओर देख रहे हैं। स्टीफन हिलेनबर्ग, स्पंजबॉब स्क्वेयरपेंट्स के निर्माता। 2018 में अपनी मृत्यु तक हिलनबर्ग ने श्रृंखला के पूरे इतिहास में कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया था और 1999 में इसकी शुरुआत से लेकर 2004 तक इसके शोरूनर के रूप में काम किया। 2002 में श्रृंखला में विराम लग गया जब हिलनबर्ग ने फीचर फिल्म द स्पंजबॉब स्क्वायरपेंट्स मूवी पर काम करने के लिए शो पर ही उत्पादन रोक दिया। 48 एक बार जब फिल्म को अंतिम रूप दिया गया और तीसरा सीजन समाप्त हो गया, तो हिलनबर्ग ने श्रृंखला के शोरूनर के रूप में इस्तीफा दे दिया। हालांकि अब उनकी श्रृंखला के निर्माण में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी, उन्होंने एक सलाहकार की भूमिका बनाए रखी और प्रत्येक एपिसोड की समीक्षा की। 58、59
यह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां मुझे लगा कि मैंने बहुत योगदान दिया है और जो मैं कहना चाहता था वह कह दिया है। उस समय शो को नए खून की जरूरत थी और इसलिए मैंने पॉल टिबिट को प्रोड्यूस करने के लिए चुना। मुझे उन पर पूरा भरोसा था। मुझे हमेशा से ही यह पसंद आया कि उन्होंने स्पंजबॉब के किरदार के हास्य को किस तरह से पेश किया। और एक लेखक के तौर पर आपको आगे बढ़ना होता है। मैं नए प्रोजेक्ट विकसित कर रहा हूं। Stefan Hillenburg, The Washington Post 6日。जब फिल्म पूरी हो गई तो हिलनबर्ग ने इसे श्रृंखला का समापन बनाने का इरादा किया ताकि शो शार्क को न कूदे। हालांकि निक्लोडियन अधिक एपिसोड चाहता था। 61 हिलनबर्ग ने पॉल टिबिट को नियुक्त किया, जिन्होंने पहले शो में एक लेखक, निर्देशक और स्टोरीबोर्ड कलाकार के रूप में काम किया था, ताकि अतिरिक्त सीजन का निर्माण करने के लिए शोरनर के रूप में उनकी भूमिका को संभाला जा सके। 62 हिलनबर्ग ने टिबिट को शो के चालक दल के अपने पसंदीदा सदस्यों में से एक माना। 63 और पूरी तरह से उन पर भरोसा किया। 13 दिसंबर 2014 को यह घोषणा की गई कि हिलनबर्ग अनिर्दिष्ट स्थिति में श्रृंखला में वापस आएंगे। 26 नवंबर 2018 को 57 वर्ष की आयु में हिलनबर्ग की मृत्यु एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस ALS की जटिलताओं से हुई, जिसका उन्हें मार्च 2017 में निदान किया गया था। 65 निक्लोडियन ने ट्विटर के माध्यम से पुष्टि की कि उनकी मृत्यु के बाद श्रृंखला जारी रहेगी। 67 फरवरी 2019 में आने वाले अध्यक्ष ब्रायन रॉबिन्स ने कसम खाई कि जब तक नेटवर्क मौजूद है, निक्लोडियन शो का उत्पादन जारी रखेगा। 68 नवे सीजन से पूर्व लेखक और स्टोरीबोर्ड निर्देशक विंसेंट वालर और मार्क सेकेरेली शोरनर के रूप में काम कर रहे हैं। लिखना लेखक और स्टोरीबोर्ड कलाकार ल्यूक ब्रुकशायर के अनुसार स्पंजबॉब कई टेलीविजन शो से अलग तरीके से लिखा गया है। 69 अपने अधिकांश समकालीनों के विपरीत स्पंजबॉब स्क्वायर पेंस लिखित स्क्रिप्ट का उपयोग नहीं करता है। 69 इसके बजाय स्टोरीलाइन को 5 रूपरेखा और आधार लेखकों की एक टीम द्वारा विकसित किया जाता है। फिर 2 पृष्ठ की रूपरेखा स्टोरीबोर्ड निर्देशकों की एक टीम को सौंपी जाती है, जो स्टोरीबोर्ड का पूरा मसौदा तैयार करते हैं। स्टोरीबोर्ड को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों में से एक पोस्ट-इट नोट्स का उपयोग करना था। इस चरण के दौरान अधिकांश संवाद और चुटकुले जोड़े जाते हैं। 68 ब्रुकशायर ने इस प्रक्रिया की तुलना एनिमेशन के शुरुआती दिनों में कार्टून बनाने के तरीके से की है। 69 स्टोरीबोर्ड के लिए स्क्रिप्ट से बचने का निर्णय हिलनबर्ग ने श्रृंखला के विकास के शुरुआती दौर में किया था। 48 रॉकोज मॉडर्न लाइफ ने भी छोटी रूपरेखाओं से प्राप्त स्टोरीबोर्डिंग का उपयोग किया था और उस श्रृंखला पर काम करने के बाद हिलनबर्ग ने स्पंजबॉब स्क्वेयर पेंस के लिए प्रक्रिया को अपनाने के बारे में दृढ़ता से महसूस किया, भले ही निक्लोडियन स्क्रिप्ट संचालित कार्टूनों के लिए अधिक प्राथमिकता दिखाना शुरू कर रहा था। 41 एक अन्य श्रृंखला की लेखिका मेरीवर्थ विलियम्स ने एक साक्षात्कार में बताया कि वह और मिस्टर लॉरेंस एक एपिसोड के लिए दोपहर में एक मसौदा लिखेंगे और शाम 4 बजे तक काम पूरा कर लेंगे। 72 लेखन स्टाफ ने अक्सर श्रृंखला के एपिसोड की कहानियों के लिए प्रेरणा के रूप में अपने व्यक्तिगत अनुभवों का उपयोग किया। 44 उदाहरण के लिए एपिसोड सेलर माउथ, जहां स्पंज और पैट्रिक अपवित्रता सीखते हैं। 60 रचनात्मक निर्देशक डेरेक ड्रायमन के एक बच्चे के रूप में अपनी मां के सामने एफ शब्द का इस्तेमाल करने के कारण परेशानी में पड़ने के अनुभव से प्रेरित था। 44 ड्रायमन ने कहा, वह दृश्य जहां पैट्रिक मिस्टर क्रैब्स के पास गपशप करने के लिए दौड़ रहा है और स्पंज उसका पीछा कर रहा है, काफी हद तक वैसा ही है जैसा वास्तविक जीवन में हुआ था। 44 एपिसोड का अंत, जब मिस्टर क्रैब स्पंज और पैट्रिक की तुलना में और भी अधिक अपवित्रता का उपयोग करते हैं, वह इस तथ्य से प्रेरित था कि मेरी
ड्रायमन की मां का खुद एक नाविक मुन्ह है। 44-60 72 हिलनबर्ग ने बताया, ड्राइमोन के पास बचपन में एक गुप्त बॉक्स था और उसने हमें इसके बारे में बताना शुरू किया। हम उसका मजाक उड़ाना चाहते थे और उसका इस्तेमाल करना चाहते थे। 60、 लगभग हर एपिसोड को 2 11 मिनट के खंडों में विभाजित किया गया है। हिलनबर्ग ने बताया, मैं वास्तव में कभी भी जानबूझकर आधे घंटे का शो लिखने की कोशिश नहीं करना चाहता था। 60 उन्होंने कहा, मैंने शो को वही लिखा जहां वे सही लगे। 60、 आवाज अभिनेता। अधिक जानकारी स्पंजबॉब स्क्वेयरपेंस के कलाकारों की सूची और स्पंजबॉब स्क्वेयरपेंस के अतिथि सितारों की सूची। स्पंजबॉब स्क्वेयरपेंस में टॉम केनी, बिल फेगरके, रॉजर बम्पस, क्लैंसी ब्राउन, मिस्टर लॉरेंस, जिल टेली, कैरोलिन लॉरेंस, मैरी जो कैटलेट और लोरी एलन की आवाजें शामिल है। अधिकांश एकल और पृष्ठभूमि पात्रों को डी ब्रैडली बेकर, सिरेना इरविन, बॉब जोल्स, मार्क फाइट और थॉमस एफ. विल्सन द्वारा आवाज दी गई है। स्टीव ने मुझे स्पंजबॉब के बारे में बताया कि वह बच्चों जैसा और भोला है। वह पूरी तरह से वयस्क नहीं है, वह बिल्कुल बच्चा नहीं है। स्टैन लॉरेल, जेरी लुईस जैसे बच्चे आदमी के बारे में सोचिए। मंचकिन जैसा लेकिन बिल्कुल नहीं, बच्चे जैसा, लेकिन टीवी शो में चार्ली ब्राउन के बच्चे की आवाज में नहीं। टॉम केनी, 45। केनी ने स्पंजबॉब और कई अन्य पात्रों को आवाज दी है, जिसमें स्पंजबॉब का पालतू घोंघा गैरी और फ्रांसीसी कथावाचक शामिल है। वह अधिकांश विशेष एपिसोड के लाइव एक्शन खंडों में पैची द पायरेट को शारीरिक रूप से भी चित्रित करता है। केनी ने पहले रॉकोज मॉडर्न लाइफ पर स्टीफन हिलेनबर्ग के साथ काम किया था। जब हिलेनबर्ग ने स्पंजबॉब स्क्वायरपेंस बनाया, तो उन्होंने मुख्य किरदार को आवाज देने के लिए केनी से संपर्क किया। 73 केनी ने मूल रूप से रॉको पर एक छोटे से किरदार के लिए स्पंजबॉब की आवाज का इस्तेमाल किया था। 47 वह शुरू में भूल गया कि आवाज कैसे निभानी है और बाद में इसका इस्तेमाल करने का इरादा नहीं था। हालांकि हिलेनबर्ग ने केनी को आवाज की याद दिलाने के लिए एपिसोड की एक वीडियो क्लिप का इस्तेमाल किया। 47-45 नेटवर्क ने अधिक अभिनेताओं के ऑडिशन पर जोर दिया, लेकिन हिलेनबर्ग ने उन्हें ठुकरा दिया। टॉम केनी के शब्दों में, एक मजबूत निर्माता होने के फायदों में से एक यह है कि निर्माता कह सकता है, नहीं, मुझे वह पसंद है, मुझे मशहूर हस्तियों की परवाह नहीं है। 45 जब केनी स्पंजबॉब की आवाज विकसित कर रहे थे, तो शो का कास्टिंग क्रू चाहता था कि उसके पास पोपे और वुडी वुडपेकर की परंपरा में एक अनोखी, ऊंची आवाज वाली हंसी हो। 74、 फेगरबके ने पैट्रिक स्टार, 75 और अन्य विविध पात्रों को आवाज दी है। उसी समय जब हिलेनबर्ग, डेरेक ड्राइमन और टिम हिल पायलट हेल्प वांटेड लिख रहे थे, हिलेनबर्ग भी पात्रों के लिए आवाज खोजने के लिए ऑडिशन आयोजित कर रहे थे। 44 केनी को कास्ट किए जाने के बाद फेगरबके ने पैट्रिक की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया। 76 फेगरबके ने याद किया कि इस ऑडिशन के दौरान हिलेनबर्ग ने वास्तव में मेरे लिए टॉम केनी के प्रदर्शन स्पंजबॉब के रूप में का एक हिस्सा बजाया था और वे एक प्रतिरूप की तलाश कर रहे थे। 76 एक साक्षात्कार में फेगरबके ने खुद की तुलना चरित्र से की और कहा, यह बेहद संतुष्टिदायक है। 77 जब भी पैट्रिक क्रोधित होता है, फेगरबके अमेरिकी अभिनेत्री शेली विंटर्स के बाद अपने प्रदर्शन को मॉडल करता है। 78 स्क्विडवर्ड टेंटेकल्स को रॉजर बम्पास ने आवाज दी है, जो उसे एक बहुत ही नाक से बोलने वाला, नीरस किस्म का आदमी बताते हैं। उन्होंने कहा कि यह किरदार अपने व्यंग्य और फिर अपनी हताशा और फिर अपने गुस्से के कारण एक बहुत ही दिलचस्प किरदार बन गया और इस तरह वह भावनाओं का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम बन गया। 79 आर्थर ब्राउन, एवरीथिंग आई नीड टू नो, आई लर्नड फ्रॉम कार्टून्स के लेखक ने स्क्विडवर्ड की आवाज की तुलना जैक बेनी की आवाज से की है। 80 बम्पास का कहना है
कि यह समानता ज्यादातर अनजाने में होती है। 79. वॉयस एक्टिंग के दिग्गज क्लैंसी ब्राउन ने क्रस्टी क्रैब में स्पंजबॉब के बॉस मिस्टर क्रैब्स की आवाज दी है। हिलनबर्ग ने मिस्टर क्रैब्स को सीफूड रेस्तरां में अपने पूर्व मैनेजर के तौर पर तैयार किया, जिसका मजबूत मेन उच्चारण हिलनबर्ग को एक समुद्री डाकू की याद दिलाता था। 81 ब्राउन ने हिलनबर्ग द्वारा अपने बॉस के बारे में वर्णन सुनने के बाद थोरी स्कॉटिश ब्रोग के साथ चरित्र के लिए एक समुद्री डाकू आवाज का उपयोग करने का फैसला किया। 82 ब्राउन के अनुसार उनके ऑडिशन के दौरान उनकी मिस्टर क्रैब्स की आवाज को ज्यादातर सुधारा गया था और उनके लिए सही आवाज ढूंढना चुनौतीपूर्ण नहीं था। 82. मिस्टर लॉरेंस रॉकोज मॉडर्न लाइफ पर पहले भी हिलेनबर्ग से मिल चुके थे। स्पंजबॉब के पायलट एपिसोड पर काम करते समय हिलेनबर्ग ने उन्हें सभी पात्रों के ऑडिशन के लिए आमंत्रित किया। 83 चूंकि मुख्य कलाकारों के लिए पहले से ही अन्य आवाजें मिल चुकी थीं, लॉरेंस ने कई छोटे पात्रों को आवाज देना शुरू किया। इसमें प्लैंकटन भी शामिल था, जो शुरू में केवल एक एपिसोड में दिखाई देने वाला था। 44 मिस्टर लॉरेंस याद करते हैं कि निक्लोडियन के अधिकारियों ने हिलेनबर्ग से कहा, हम इसे स्टंटकास्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं, हम ब्रूस विलिस से यह आवाज करवा सकते थे। और स्टीव ने बस इतना कहा, यह डग लॉरेंस है, क्या आपने इसे नहीं सुना? यह चरित्र है। यह लड़का है। 85 जब वह बोलती है तो रोबोट जैसी आवाज बनाने के लिए सीरीज के ऑडियो इंजीनियरों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साउंड इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। 86 टेली और मिस्टर लॉरेंस अक्सर प्लैंकटन और कैरन के संवाद में सुधार करते हैं। लॉरेंस ने 2009 में सुधार को वॉयस ओवर का अपना पसंदीदा हिस्सा कहा। 87 उन्होंने 2012 के एक साक्षात्कार में विस्तार से बताया, मुझे हमेशा आगे पीछे होने का मजा आता है। टेली और मैं वास्तव में एक दूसरे से बात करते हुए इतना ओवरलैप होने लगते हैं कि वॉयस डायरेक्टर को हमें बताना पड़ता है, अरे ऐसा करना बंद करो, जो तुम कह रहे हो उसे अलग करो। 83. कैरोलिन लॉरेंस ने सैंडी चीक्स की आवाज दी है। वह लॉस एंजल्स के लॉस फेलिज में एक दोस्त के साथ थी, जो स्पंजबॉब स्क्वायरपेंट्स की कास्टिंग डायरेक्टर डोना ग्रिलो को जानती थी। उसके दोस्त ने ग्रिलो से कहा कि लॉरेंस की एक दिलचस्प आवाज है। ग्रिलो ने उसे ऑडिशन के लिए आमंत्रित किया और उसे भूमिका मिल गई। 89 अमेरिकी अभिनेत्री मैरी जो कैटलेट 90 जो 1970 के दशक के टेलीविजन कार्यक्रमों जैसे डिफरेंट स्ट्रोक्स और MASH में अपनी लाइव एक्शन भूमिकाओं के लिए जानी जाती है, मिसेज पफ की आवाज प्रदान करती है। 85 2017 तक मिसेज पफ की आवाज देना उनकी एकमात्र नियमित टेलीविजन भूमिका बन गई है। कैटलेट ने 2013 में खुद को मूल रूप से सेवानिवृत्त बताया, क्योंकि उन्हें लगता है कि मिसेज पफ की आवाज देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनके प्रदर्शन की तुलना में कम तैयारी की आवश्यकता होती है। 91 भूमिका के लिए ऑडिशन के दौरान एलन को पात्रों की शुरुआती ड्राइंग दिखाई गई और उन्होंने देखा कि पर्ल बाकी कलाकारों की तुलना में बहुत बड़ी थी। उसने अपनी आवाज में चरित्र के आकार को दर्शाने का फैसला किया और इसे गहरा और पूर्ण स्वर में बनाया। उसका लक्ष्य इसे व्हेल की कम आवाज की आवाज के साथ साथ बिगड़ा हुआ और प्यारा बनाना था। 93 आफ्टरबज टीवी के साथ एक साक्षात्कार में एलन ने कहा कि वह जानती थी कि पर्ल को कुछ हद तक एक बच्चे की तरह आवाज निकालनी थी, लेकिन उसे असामान्य रूप से बड़ी आवाज की जरूरत थी। नियमित कलाकारों के अलावा एपिसोड में कई व्यवसायों से अतिथि आवाजें शामिल हैं, जिनमें अभिनेता, एथलीट, लेखक, संगीतकार और कलाकार शामिल है। आवर्ती अतिथि आवाजों में शामिल है अर्नेस्ट बोर्गनीन, जिन्होंने 1999 से 2012 में अपनी मृत्यु तक मरमेड मैन की आवाज दी थी। 95 टिम कॉनवे 1999 से 2019 में अपनी मृत्यु तक बार्नकल बॉय की आवाज के रूप में
96 ब्रायन डॉयलमरे फ्लाइंग डचमैन के रूप में, 97 और मैरियन रॉस ग्रैंडमा स्क्वायर पेंस के रूप में, 98 उल्लेखनीय अतिथि जिन्होंने मुखर कैमियो उपस्थिति प्रदान की है, उनमें शामिल है डेविड बॉवी टेलीविजन फिल्म अटलांटिस स्क्वायर पेंटिस में लॉर्ड रॉयल हाइनेस के रूप में, 99 100 जॉन गुडमैन 101 और विक्टोरिया बेकहम ने द क्लैश ऑफ ट्राइटन एपिसोड में रानी एम्फीट्राइट की आवाज के रूप में काम किया। 102、103。वॉयस रिकॉर्डिंग सत्रों में हमेशा अभिनेताओं की पूरी कास्ट शामिल होती है, जिसे केनी अधिक असामान्य होने के रूप में वर्णित करते हैं। 45 केनी ने कहा, यह एक और चीज है जिसने स्पंजबॉब को उसका विशेष एहसास दिया है। हर कोई एक ही कमरे में है, पुराने रेडियो शो शैली में कर रहा है। यह वह तरीका है जिससे हमें जो सामान पसंद है उसे रिकॉर्ड किया गया है। 45 श्रृंखला के लेखक जे लेंडर ने कहा, रिकॉर्डिंग सत्र हमेशा मजेदार होते थे। 104 पहले 3 सीजन के लिए हिलनबर्ग और ड्राइमोन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे और अभिनेताओं को निर्देशित किया। 105 एंड्रिया रोमानो चौथे सीजन में वॉयस डायरेक्टर बनी। 105 और टॉम केनी ने 90 के दौरान भूमिका संभाली। बुधवार रिकॉर्डिंग का दिन है। 1999 से क्रू द्वारा उसी शेड्यूल का पालन किया जाता है। 105 कास्टिंग सुपरवाइजर जेनी मोनिका हैमंड ने कहा, मुझे बुधवार बहुत पसंद आया। 105 एनिमेशन स्पंजबॉब स्क्वेयर पेंस के एक एपिसोड को एनिमेट करने और बनाने के लिए लगभग 50 लोग एक साथ काम करते हैं। 69 अपने पूरे दौर में सीरीज का निर्माण कैलिफोर्निया के बरबैंक में निक्लोडियन एनिमेशन स्टूडियो में घरेलू स्तर पर संभाला गया है। तैयार एनिमेशन दक्षिण कोरिया में रफ ड्राफ्ट स्टूडियो कोरिया लिमिटेड में विदेशों में संभाले जाते हैं। 60 106 कैलिफोर्निया क्रू प्रत्येक एपिसोड की स्टोरी बोर्ड बनाता है, फिर इन्हें रफ ड्राफ्ट में क्रू द्वारा टेम्पलेट के रूप में उपयोग किया जाता है। 60 जो प्रत्येक दृश्य को हाथ से एनिमेट करते हैं, कंप्यूटर पर प्रत्येक सेल को रंगते हैं और पृष्ठभूमि को पेंट करते हैं। एपिसोड कैलिफोर्निया में समाप्त होते हैं, जहां उन्हें संपादित किया जाता है और संगीत जोड़ा जाता है। 69 पहले सीजन के दौरान श्रृंखला ने सेल एनिमेशन का उपयोग किया। 62 अगले वर्ष डिजिटल स्याही और पेंट एनिमेशन में बदलाव किया गया था। 62 2009 में कार्यकारी निर्माता पॉल टिब्बिट ने कहा, स्पंजबॉब का पहला सीजन कोशिकाओं पर पुराने ढंग से किया गया था और हर कोशिका को आंशिक रूप से रंगना पड़ा, सूखने के लिए छोड़ दिया गया, कुछ अन्य रंगों को रंगना पड़ा। यह अब भी प्रक्रिया का एक समय लेने वाला पहलू है, लेकिन चीजों को करने का डिजिटल तरीका इसका मतलब है कि इसे सही करने में लंबा समय नहीं लगता है। 62 2008 में क्रू ने पेंसिल के बजाय ड्राइंग के लिए वाकॉम सिंटिक्स का उपयोग करना शुरू किया। 5वें सीजन का एपिसोड पेस्ट ऑफ द वेस्ट आधे घंटे के विशेष कार्यक्रमों में से एक पहला एपिसोड था जहां क्रू ने इस पद्धति को लागू किया। सीरीज के बैकग्राउंड डिजाइनर केनी पिटेंगर ने कहा, हम जिस तरह से अब ड्रॉ करते हैं और जिस तरह से हम तब ड्रॉ करते थे, उसके बीच एकमात्र वास्तविक अंतर यह है कि हमने 5वें सीजन के दौरान पेंसिल और कागज का इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। 31 वाकॉम सिंटिक्स में बदलाव ने डिजाइनरों और एनिमेटरों को कंप्यूटर स्क्रीन पर ड्रॉ करने और तुरंत बदलाव करने या गलतियों को सुधारने की अनुमति दी। पिटेंगर ने कहा, कई नवलुराइट्स मेरा मतलब है, मेरे कई साथी उन पर काम करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मुझे वे उपयोगी लगते हैं। कागज के एक टुकड़े पर ड्राइंग करने की तात्कालिकता का कोई विकल्प नहीं है, बेशक, लेकिन डिजिटल समुद्री बकवास अभी भी बहुत मजेदार है। 31、शो के चरित्र मॉडल का चित्रण, जिसमें बाईं ओर स्पंजबॉब है। स्क्रीन नोवेल्टीज ने शो के स्टॉप मोशन एपिसोड के लिए रैंकिन बास के कार्यों के आधार पर चरित्र मॉडल तैयार किए। 2004 से स्पंजबॉब क्रू ने विशेष एपिसोड के लिए स्टॉप मोशन अनुक्रम बनाने के लिए एले आधारित
एनिमेशन स्टूडियो स्क्रीन नोवेल्टीज के साथ समय समय पर सहयोग किया है। स्टूडियो ने पहली नाटकीय फिल्म के चरमोत्कर्ष के लिए एक संक्षिप्त क्लेमेशन दृश्य का निर्माण किया। 107 श्रृंखला की 10वीं सालगिरह विशेष के लिए एक विशेष उद्घाटन बनाने के लिए इसे 2009 में फिर से सूचीबद्ध किया गया था। 108 109 घृणित स्नो मोलस्क, मिट्टी से बना एक ऑक्टोपस जैसा प्राणी जो डबल लेंथ एपिसोड फ्रोजन फेस के प्रतिपक्षी के रूप में कार्य करता है, को भी कंपनी द्वारा एनिमेटेड किया गया था। 110 एनिमेशन वर्ल्ड नेटवर्क ने बताया कि स्पंजबॉब क्रिएटिव टीम के भीतर स्क्रीन नोवेल्टीज के साथ 110 परिणामस्वरूप समूह को 2011 में स्टॉप मोशन में पूरी तरह से एनिमेटेड एपिसोड बनाने के लिए कहा गया था। यह प्रोजेक्ट इट्स ए स्पॉन्जबॉब क्रिसमस बन गया। 111 जिसने शो के पात्रों को फिर से कल्पना की जैसे कि वे रैंकिन बास हॉलिडे फिल्म का हिस्सा थे। 112 टॉम केनी, जो आमतौर पर लेखन प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं, ने एपिसोड की साजिश में योगदान दिया। उन्होंने 2012 में कहा कि वह और निक्लोडियन पुराने स्कूल स्टॉप मोशन रैंकिन बास हॉलिडे स्पेशल की तरह कुछ करना चाहते थे, जिसे मैंने सिरैक्यूज में बड़े होने पर बार बार देखा था। 107विशेष सेट बनाने के लिए बेकिंग सोडा, ग्लिटर, लकड़ी के चिप्स और नाश्ते के अनाज जैसी अपारंपरिक सामग्रियों का भारी मात्रा में उपयोग किया गया था। 113 स्क्रीन नोवेल्टीज क्रू के सदस्यों को 30वें एनी अवार्ड्स में 1 जीत और 2 नामांकन मिले। 114 2013 गोल्डन रील अवार्ड्स में 1 नामांकन। 115 और एपिसोड को एनिमेट करने के लिए 2013 एनएसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म महोत्सव में 1 नामांकन मिला। 116 टीम ने द स्पंज मूवी स्पंज आउट ऑफ वाटर के लिए मैट बेरी द्वारा आवाज दी गई बबल्स नामक एक डॉल्फिन कठपुतली बनाई। 117 बबल्स से जुड़े दृश्यों में स्टॉप मोशन और पारंपरिक एनिमेशन का मिश्रण शामिल था। संगीत ज्यादातर समुद्री गीतों और हवाईयन संगीत से हटकर रॉय स्मेक और पीवी हरमन का संगीत है, जो अभी भी शो की मुख्य शैली है शुरुआती एपिसोड में, लेकिन अब इसमें फिल्म नोयर, वेस्ट साइड स्टोरी से लेकर हेनरी मैंसिनी, जेरी गोल्डस्मिथ और स्टीवन स्पीलबर्ग शामिल है। ब्रॉडवे टाइप स्कोर और सादा पुराना मूर्खतापूर्ण, पागलपन भरा, अजीब सामान है। मैं इस शो में कहानी के रास्ते में आए बिना सीमा को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं, और जब भी मैं इससे बच सकता हूं, मैं इसे ऊपर और ऊपर ले जाने की कोशिश करता हूं, हर समय इसे जितना संभव हो उतना मज़ेदार और हास्यास्पद बनाए रखता हूं। मूवी है हमें 2 अगस्त 2024 को देखने को मिलेगी। लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा लगभग 40 मिनट प्लस हमें ये देखने को मिलेगी। बाकी आप एक तरह से स्पेशली फैमिली किड्स मूवी रहने वाली है, तो आप इसे देख सकते हो। और दोस्तों, इसकी एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही।